वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो आज एग्ज़ाम हुआ, 1 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम की आंसर की आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इस एग्ज़ाम पेपर के बारे में मैं आपसे कुछ बातचीत करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर बहुत आसान था। बहुत खुशी हुई मुझे कि ये जानते हुए, आपको ये बताते हुए कि अप्रॉक्सीमेटली 35 में से 28 सवाल ऐसे थे जो हमारे कंटेंट से थे, जो एमसीक्यू जो वीडियो थे या फिर आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन पे जो वीडियो बनाए थे, तो 35 में से 28 सवाल हमारे कंटेंट में से थे, हमारे वीडियो में से थे। इसके अलावा मैंने एक पोर्शन डिस्कस नहीं किया था, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिस्कस नहीं किया था, उधर से थोड़ी सी दिक्कतें हुई है, लेकिन फिर भी 28 सवाल आए हैं। ये जानकर बड़ा सेटिस्फिकेशन हुआ कि पिछले 2 महीने से हम काम कर रहे थे, मैं काम कर रहा था, उसका रिस्पॉन्ड मुझे मिला है, तो ये बहुत डिलाइटेड बात है। एक और चीज़ मैं आपके साथ बता रहा हूँ आपको कि पेपर को एनालाइज करने से पहले अगर आप लोग पूरे इन 2 महीनों में जिस तरीके से भी हमने काम किया है, अगर आप मेरे काम से खुश हैं और आप मुझे एक 30 सेकंड का एक वीडियो बना के भेजेंगे जिसमें आप अपनी बात कह रहे होंगे चैनल को लेके, मेरे बारे में, ये किस तरीके से हमने काम किया, और उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे कल अपलोड करेंगे। अगर आप वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप एक मैसेज लिख के, पर्सनल एक मैसेज लिख के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, और ताकि मैं उसको एक कलेक्शन के रूप में रख सकूं कि मुझे लग सके कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया था और ये मेरा रिस्पॉन्ड है, ये मुझे रिस्पॉन्स मिला है। जैसे पिछले साल के बच्चों के साथ भी हमने काम किया था और एक वीडियो उस तरीके का मेरे पास है। मैं आंसर की को डिस्कस करने से पहले एग्ज़ाम पेपर के बारे में बता दूं आपको। पेपर में डाटा एनालिसिस से 2 सवाल आए थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो थी ऑप्टिकल मेथड, उसमें से उसने भयंकर पूछा, उसमें से उसने 13 सवाल पूछे। टीजीए वाली यूनिट में से सिर्फ 2 ही सवाल पूछे उसने। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स में से उसने 7 सवाल पूछे और सेपरेशन टेक्निक से उसने 9 सवाल पूछे। तो अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और सेपरेशन से भयंकर सवाल आने वाले हैं, और अगर आप देखेंगे ये दोनों यूनिट ने मिलकर लगभग 13 और 7 22 क्वेश्चन सिर्फ 2 यूनिट से आए हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी और सेपरेशन टेक्निक से। मैं आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। शुरू करते हैं। पहला जो सवाल था, व्हाट इज़ वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी स्पेक्ट्रम। ये सवाल इतनी बार डिस्कस हो चुका है कि क्या बताएं आपको, लाइव टेस्ट में भी ये डिस्कस हुआ था। यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो ऑप्शन, लेकिन मैंने क्लोजेस्ट पे जाने की कोशिश की है। तो मैंने आपको कहा था यूवी की रेंज होती है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, और विजिबल की रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, और यूवी विजिबल की रेंज होती है 200 to 400 नैनोमीटर। लेकिन आपको सवाल में पूछा क्या गया है, यूवी स्पेक्ट्रम पूछा हुआ है, विजिबल नहीं पूछा है, मतलब 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज की बात हो रही है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा था यहाँ पे जो लगभग पास पहुँच रहा था। एक करेक्ट तो वो भी नहीं है, लेकिन जो लगभग पास था वो है ऑप्शन नंबर डी, वो है आपका करेक्ट आंसर, 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, लेकिन अगर क्लोजेस्ट मार्किंग मुझे करनी होगी तो मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा। दूसरा वाला सवाल है, ये जो दूसरा वाला सवाल है, ये दूसरा वाला सवाल जिसने एग्जाम पेपर सेट किया, टोटली इस सवाल को नेट से चेपा, नेट से उठाया और नेट से इस सवाल को दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, इन गिवन ब्लो डायग्राम ऑफ फ्लेव इमिशन फोटोमीटर आइडेंटिफाई द अनमार्क कंपोनेंट। सैंपल है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है। तो बेसिकली जो बर्नर होता है, बर्नर में सैंपल और फ्यूल और ऑक्सीजन तीनों कंबाइन करते हैं और तब वो फ्लेम देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, वो है आपका बर्नर। अब आप तीसरे सवाल पे आएंगे। इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज एज रेडिएशन सोर्स। ये सवाल भी पढ़ाई में से आ रखा था। मैंने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे वीडियो बनाया था, इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने दिखाया था। तो हेलो कैथोड लैंप जो होता है वो जनरली सोर्स का काम करता, रेडिएशन सोर्स का काम करता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पे अगेन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेलो कैथोड लैंप। हेलो कैथोड ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है।
अब चलेंगे आप चौथे नंबर सवाल पे, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट वैलिडिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में कौन सी बात गलत है। ये जो सवाल था ये अगर आप देखेंगे नेट से हूबहू उतारा गया हुआ सवाल है। विच वन ऑफ द इज इनकरेक्ट अबाउट वैलिडिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ टू लिक्विड आर म्यूचुअली इनसॉल्युबल, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ डिसिमिलर स्पीसीज इन टू फेजेस, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की ये लिमिटेशन है, वैलिडिटी है। तो यहाँ पे अगेन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। पांचवा सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट इन द फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर का कौन सा कंपोनेंट होता है। आपके पास उसने ऑप्शन दे रखे हैं, बर्नर हो गया, एटोमाइजाइजर हो गया, फ्यूल गैसेस दियर रेगुलेशन, एंड डी हो गया है चोपर। देखिए फ्लेम में जब आ रहे थे तो दो तरीके से आपको फ्लेम पढ़ना था। फ्लेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना था आपको, और दूसरा पढ़ना था आपको फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना था। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इमिशन की बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन की बात होती तो तब अलग बात थी, इमिशन की बात हो रही है तो इमिशन में चोपर काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है चोपर है वो एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में काम करता है, वो आईआर वाले पार्ट में काम करता है, इमिशन वाले पार्ट में काम नहीं करता है। तो यहाँ पे अगेन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाँचवें का चोपर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। छठवां सवाल, थर्मल एनालिसिस इज डिफाइन एज। थर्मल एनालिसिस में टीजीए से दो सवाल पूछे, दोनों सवाल बिल्कुल बहुत आसान थे, किसी ने गलत नहीं किया होगा, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। पहला सवाल है थर्मल एनालिसिस इज डिफाइन एज, टीजे की परिभाषा पूछी हुई। ऑप्शन नंबर ए मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कंसंट्रेशन टेम्परेचर के फंक्शन नहीं। मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल इन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप टीजीए में डिस्कस नहीं होता है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हाँ ये करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे आपका छठवें का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी का है, करेक्ट आंसर है। अगेन अगर आप सातवें पे चलेंगे, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इन डिग्री सेल्सियस। ये सवाल मैंने पढ़ा रखा है, टीजीए को अगर ग्राफ दिखा रखा है, वैसे भी डिस्कस कर रखा है, MCQ से डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन नंबर सी 900 डिग्री सेल्सियस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 900 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर है। सातवां सवाल है विच पॉलीमर इज ऑफ्टन यूज फॉर ए मैट्रिक्स मटेरियल इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में कौन सा मैट्रिक्स मटेरियल यूज होता है। तो ये जो एग्रोज है, ऑप्शन नंबर ए जो है एग्रोज जो है वो है आपका करेक्ट आंसर, एग्रोज है। नौवां सवाल है फिंगरप्रिंट रीजन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो सवाल था ये वीडियो से आया है, न जाने कितनी बार मैंने ये सवाल को डिस्कस किया है, और डायरेक्ट MCQ से पूछा हुआ सवाल है, जो हमने पेपर बनाया था उससे डायरेक्टली पूछा हुआ सवाल है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं आईआर की जो रेंज होती है वो 4000 to 1500 सेंटीमीटर जो इन्वर्स जो रेंज होती है वो फंक्शनल ग्रुप रेंज होती है, और 1500 से 667 सेंटीमीटर इन्वर्स की जो रेंज होती है वो फिंगरप्रिंट रेंज होती है। अब फिंगरप्रिंट पूछा हुआ आपको तो कौन सा है, 700 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स, और यहाँ पे हो गया तो एक ऑप्शन नंबर बी 700 to 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। 10वां सवाल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर कैलकुलेटेड बाय। अरे ये बहुत ही आसान सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा हुआ सवाल है, वीडियो इस पे बनाया गया था। नस्ट इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ज़्यादा डिस्कस मुझे करने। हाँ, और एक और सवाल मैं आपको बता दूं, कल नस्ट इक्वेशन पे सवाल पूछा गया था, BSc थर्ड सेमेस्टर में सेम सवाल है, फिफ्थ में भी सेम सवाल है अप्रॉक्सीमेटली। 14वां सवाल है which chromatography technique is depend upon the high specific interaction between pairs of biological materials such as enzyme substrate। एंजाइम सबस्ट्रेट में पे कौन सा, इसका करेक्ट आंसर है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां सवाल है कंडक्टिविटी सेल इज मेड ऑफ।
इसका 2 सिल्वर रोड, 2 पैरेलल सीट ऑफ प्लेटिनियम, ग्लास मेम्ब्रेन्स AgAgCl SB। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 पैरेलल सीट ऑफ प्लेटिनियम, 2 पैरेलल कंडक्टिविटी सेल, 2 पैरेलल सीट ऑफ प्लेटिनियम। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। 13वां सवाल पे आओ, विच इज़ द फॉलोइंग एरर कॉज बाय पुअर काली। देखो डाटा एनालिसिस से एक ही सवाल आया था और वो जो सवाल था वो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था और इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। पता नहीं कितनी बार इसको डिस्कस किया था डाटा एनालिसिस से। तो यहाँ पे जो सिस्टमेटिक एरर है, इंस्ट्रूमेंट के पूर कैलिब्रेशन की वजह से सिस्टमेटिक एरर आते हैं और मैंने आपको कहा था सिस्टमेटिक एरर ऐसी एरर होती है जिन्हें दूर किया जा सकता है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन होता है उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 14वां सवाल है, फोटो मल्टीमीटर ट्यूब इज यूज इन विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, नन ऑफ दिस। हाँ, ये सवाल थोड़ा लेवल का सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। हाँ, मैं मान रहा हूँ थोड़ा लेवल हाई था इसका सवाल का। बेसिकली जो फोटोमीटर होते हैं वो वेवलेंथ फिल्टर का काम करता है। तो विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या करते हैं, यूवी विजुअल में आप क्या करते हैं, आपको वेवलेंथ स्कैन करनी होती है। तो वहाँ पे फोटोमीटर की मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 14वें का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, वो करेक्ट आंसर है। 15वां सवाल, बी एल लैम्बार्ट लॉ इज अरे भाई इस सवाल पे इतनी ज़्यादा बार डिस्कशन हो रखा है। BSc 5th सेमेस्टर का जो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है, पता नहीं मैंने बहुत सारे लोगों को इस पर डाउट क्यों था और वो सवाल आया है यहाँ पे। और गजब की बात ये है कि जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट आंसर था और पेपर में भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बेसिकली जो BS लैम्बार्ट लॉ होता है वो कहता है एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के। तो यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है सवाल। वो कह रहा है कि BS लैम्बार्ट लॉ किसके बीच में रिलेशन है, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है, कोई समस्या नहीं है। 16वां सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई इस सवाल को तो कितनी बार यूज़ किया है हमने और डिस्कस किया है, वीडियो में डिस्कस किया है, टेस्ट में डिस्कस किया है, MCQ में डिस्कस किया हुआ है। यूवी विजुअल में आप ड्यूटोरियल लैम्प का यूज़ करते हैं और टंगस्टन लैम्प का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप ड्यूटोरियम आर्क लैम्प का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 17वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू पैक कॉलम इन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये बढ़िया सवाल है, ये मेरा वीडियो से पूछा गया हुआ सवाल है। अगर आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे इस बात को मैंने बताया है। सिलिका जेल से आप कॉलम को फिल करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उससे भी फिल कर सकते हैं, कार्बन, लेकिन जो पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो डाउटेबल है। तो मैं यहाँ पे इस सवाल में मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जा रहा हूँ। 17वें का सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेंथ ऑफ HPLC इन कॉलम, भाई ये जो सवाल है अगर आप MCQ वाला वीडियो देखेंगे उस पर ये डायरेक्ट वहीं से पूछा हुआ सवाल है। मैंने वहाँ पे आपको कॉलम की डायमीटर भी बता रखी है और लेंथ भी बता रखी है, MCQ वाले वीडियो में भी बता रखी है। और जब मैं HPLC को पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ भी जाके देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है और रेंज दे रखी है उसने 5 to 30 सेंटीमीटर। तो 18वें का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आप वीडियो को चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर। 19वां सवाल है, इन विच फैक्टर डज द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड। ये जो दो सवाल हैं, 19वां सवाल और 20वां सवाल, 19 और 20 वाला जो 19वां और 20वां सवाल जो है वो 20वां और 19वां सवाल आपको डायरेक्टली जो मैंने BSc 5th सेमेस्टर के लिए जो टेस्ट लिया था वहाँ से पूछा गया है यहाँ पे। और उसमें और इतनी गजब की बात तो ये है कि ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रखे हैं। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो फोर्स और कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 20वां सवाल, व्हाट इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये सवाल हमारा जो हमने टेस्ट लिया था टेस्ट पेपर से पूछा गया है। हु इन्वाइटेड क्रोमेटोग्राफी, अगर आप वीडियो देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने ट्वीशर्ट के बारे में
में बताया है मैंने किस तरीके से उन्होंने क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल किया था, कौन से 3 कंपाउंड आइसोलेट हुए थे, वो सब बताया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर ए है टी स्वेट। 21वें का 22वां सवाल, ये सवाल मुझे नहीं आया या मुझे नहीं आया, सीधी सी बात। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। 22 का आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। 23वां सवाल पे आ रहा हूँ मैं। विच इज़ इन कैरेक्टर अबाउट आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में क्या, नष्ट ग्लोबर तो आयर सोर्स की तरह यूज़ होती है, केबीआर की प्लेट यूज़ होती है, फोटोवोल्टिक सेल भी होता है, लेकिन जो बोलोमीटर है, बोलोमीटर आपका आईआर के बारे में नहीं है। बेसिकली बोलोमीटर फिजिक्स में यूज़ होता है और वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बारे में कुछ रिलेशनशिप बताता है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी 24वां सवाल है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में द कॉलम कंटेन नेगेटिवली चार्ज बीड्स वेयर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड। सेकंड है द कॉलम कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्ज बीड वेयर नेगेटिवली चार्ज एंड सी डी। यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव के साथ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाता है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है तो वो न्यूट्रलाइज होते हैं। ये भी मैंने वीडियो से ही ये बता रखा है। ये सवाल 24वें का ऑप्शन नंबर डी है। 25वें का सवाल है। 25वां सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल था। 25वां सवाल, इसका करेक्ट आंसर है व्हाट विल बी द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 17वां सवाल है द स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 1700 सेंटीमीटर इनवर्स आयर स्पेक्ट्रम इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ। ये कार्बोनाइल रीजन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। ये वीडियो से भी पूछा गया है। आईआर का इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर डाटा वाला वीडियो देखिए, एमसीक्यू देखिए, कुछ भी देखिए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट क्यू टेस्ट। क्यू टेस्ट के बारे में सवाल पूछा हुआ है। कल रात हमने लाइव टेस्ट लिया था। लाइव टेस्ट में क्यू टेस्ट के बारे में खूब सारी बात हुई है, डाटा एनालिसिस के बारे में खूब सारी बात हुई है। डाटा एनालिसिस से जो दोनों सवाल थे, दोनों सवाल हमने टेस्ट में पूछे हुए थे, दोनों ही सवाल आए हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंपैरिजन और प्रिसिशन ऑफ टू सेट ऑफ डाटा। क्यू टेस्ट कंपैरिजन नहीं करता है प्रिसिशन का। क्यू सेट रिजेक्शन ऑफ डाटा के लिए यूज़ होता है या रिलायबिलिटी ऑफ डाटा के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 27वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पिक द करेक्ट मैच। रोटेशनल स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड गलत, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव गलत, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम विजिबल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आप देखेंगे टेस्ट पेपर आपने दिया होगा, मैंने वहाँ पे पूछा हुआ था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो कॉल्ड, और वहाँ पे मैंने ऑप्शन दे रखे थे इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ऐसे करके। तो जो करेक्ट आंसर है यूवी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, तो वही सवाल यहाँ पे पूछा हुआ। 28वें का सी करेक्ट आंसर है। अब चलो जी 29वें सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए पीएच मेजर। पीएच मेजर में यूज हो सकता है ग्लास इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बेसिकली ग्लास इलेक्ट्रोड और कैनोमल इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है आपका पीएच मीटर में, लेकिन यहाँ पे 29वें का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ग्लास इलेक्ट्रोड। 30वां सवाल है विच डिटेक्टर यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा डिटेक्टर यूज होता है? फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर यूज होता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर यूज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 31वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेटिंग एजेंट। अब देखिए इस सवाल पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। थोड़ा सा ये बढ़िया सवाल था, और बढ़िया नहीं था, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया सवाल था, बहुत लेवल का सवाल था। एडिटा एक चिलेटिंग एजेंट है, आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन 8 हाइड्रोक्सीक्विनोन जो है वो बेरियम का क्या करता है, बेरियम जैसे एडिटा कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाइंड करता है, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोन जो होता है वो बेरियम को बाइंड करता है। तो यहाँ पे ए बी सी जो है सभी क्या है, चिलेटिंग एजेंट का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 31वें का ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट आंसर है। ओके जी, 32वां सवाल है विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में क्या गलत है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर डन टू चेक एंड पॉइंट
बिल्कुल सही बात है। इन केस ऑफ पॉलीबेसिक एसिड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कैन बी यूज, बिल्कुल सही बात है। एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, सही बात है। दीज आर अनसक्सेसफुल इन वीक एसिड वीक बेसिस, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत बात है। 33वां सवाल विच, देखो ये सवाल अगर आप देखेंगे मेरी एक्यूरेसी और प्रिसिशन पे एक वीडियो है, यहाँ प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे यही फिगर मैंने बना रखा है। और यहाँ पे देखेंगे बीच में जो छोटा गोला है उसके तो करीब है नहीं, इसका मतलब हो गया कि उसकी जो एक्यूरेसी क्या है वो लो है, क्योंकि वो सेंटर पे नहीं है। लेकिन उसका क्या है, प्रिसिशन, उसकी एक्यूरेसी तो लो है लेकिन प्रिसिशन तो क्या है, हाई है। तो 33वां का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और 34वां सवाल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैन बी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन टू फेजेस एंड पार्टीशन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन टू लिक्विड, ऑप्शन नंबर। और 35वां सवाल है इन विच ऑफ द, ये जो सवाल है भाई, ये जो सवाल है वीडियो से डायरेक्टली पूछा हुआ सवाल है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे वीडियो उठा के देख लीजिए, वहीं से ये सवाल पूछा हुआ था। 35वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसका ग्राफ है, ये पूछा हुआ है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ है, और ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अगर आप मेरे, ऐसा हो सकता है कि एक दो आंसर ऊपर नीचे हो जाए, दिस मे बी पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, हम भी गलती कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। बाकी अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।